चलिए तो हम लोग मैथ्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके 120 नंबर सेट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका, कहता है एक किले में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जबकि उन्हें 10, 15, 25 के कतार में खड़े कराने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जो 10, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं कि जब इनके इन कतारों में उनको खड़े करते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी प्राप्त होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, तो जो 10, 15 और 25 से पूरा पूरा विभक्त होने वाला हो। तो उसमें कम से कम क्या होगा, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि आप सबसे पहले वो संख्या प्राप्त करते हैं जो कि इन तीनों के द्वारा पूरा पूरा कटता हो। तो एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 10, 15 और 25 का। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे। तो इसका एलसीएम आपको कितना दिख रहा है, देखिए तो 25 के लिए 25 पूरा लीजिए और एक 3 आएगा और एक 2 आएगा, यानी कि 150। तो 150 क्या होगा, उन छात्रों की संख्या जिन्हें हम क्या कर सके, तो 10, 15 या 25 के टुकड़ियों के रूप में अरेंज कर सकते हैं, उन्हें खड़े कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि हमें कैसा संख्या चाहिए कि जिसे हम एक पूर्ण वर्ग के रूप में भी क्या कर सकें, अरेंज कर सकें। ये भी हमें देखना है, या तो उन्हें 10 के टुकड़ी के रूप में या 15 के रूप में या 25 के रूप में करें अरेंज, या फिर क्या करें, उन्हें एक पूर्ण वर्ग के रूप में भी हम अरेंज कर सकते हैं। यानी कि 150 को तो हम लोग एक वर्ग के रूप में अरेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें किससे गुना करें, न्यूनतम संख्या बताइए जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो 150 में क्या रहता है, देखिए पहले इसमें 5 का तो स्क्वायर है, साथ में एक 2 है और एक 3 है। तो इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें कम से कम क्या देना होगा इसको, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है इस संख्या को, तो हमें कम से कम इसमें किससे गुना करना होगा, एक 2 से और एक 3 से। इससे क्या होगा कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3, इनका घात जो है वो सम हो जाएगा और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होना है इसको, तो हमने 150 में किससे गुना किया, 6 से। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 150 छक्के 900। तो वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे वो न्यूनतम संख्या जो होगी सिपाहियों की, कितनी होगी, 900 होगी, जिन्हें हम 10, 15 या 25 के कतारों में भी या उनके टुकड़ियों में भी हम सजा सकते हैं, या चाहे तो उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी हम 30 बाई 30 के वर्ग के रूप में भी उन्हें अरेंज कर सकते हैं। आइए अब ये सवाल है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ये भी आपका एलसीएम का सवाल है। तो सबसे पहली बार वह कब एक साथ बजेगी ये पहले निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जब इसका आप एलसीएम करेंगे तो आपको कितना दिख रहा है 120, है ना। वह कौन सा समय होगा, ये वह समय होगा सबसे कम समय, है ना, न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद सभी घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी पहली बार। तो ये सेकंड में आएगा, समय है इसीलिए। तो आप कितना कहोगे इसको, 2 मिनट, है ना, कितना मिनट, 2 मिनट होगा, 120 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि समय अंतराल कितने का है, 30 मिनट का है। तो 30 मिनट में 2 मिनट के कितने अंतराल होंगे, तो आप कहोगे 30 मिनट में 2 मिनट के 15 अंतराल होंगे, और क्योंकि साथ में भी एक बार बजा है इसीलिए 15 अंतराल में 15 बार और शुरू में एक बार, इसीलिए कुल मिलाए कितनी बार हो जाएगी, 16 बार। तो हम कहेंगे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा, 30 मिनट में 7 बजेगा या बजेंगी कितनी बार, कहेंगे 30/2 तो करेंगे ही,
और प्लस 1, है ना, यानी कितना हो जाएगा 15 1 16 बार। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 16 बार वे सभी एक साथ बजेंगे। ओके, चलिए यहां आइए, अब ये सवाल देखिए, है ना, 3 नंबर। ये कहता है कि 14 अप्रैल 2001 की मध्य रात्रि में 7 घंटियां एक साथ बजी एवं 5 अलग अलग बत्तियां भी उसी समय एक साथ जली। घंटियों का जो समय है वो बताया गया है कि 2, 5, 7, 9, 12, 15 और 17 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, जबकि बत्तियां क्रमशः 15, 25, 35, 45 और 50 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। देखिए ध्यान से, यहां एक ही नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, घंटी और बत्ती। यहां दो चीजें हैं, घंटियां हैं और बत्तियां हैं, ठीक, दो चीजें। तो हमें यह देखना है कि घंटी कितने समय के बाद एक साथ बजेगी, फिर बत्तियां कितने समय के बाद एक साथ बजेगी, फिर घंटी और बत्तियां दोनों एक साथ कितने समय के बाद बजेगी। तो पहले तो वो निकालना है। तो हमें पहला एलसीएम किसका निकालना होगा, ये पता करने के लिए कि घंटियां एक साथ कब बजेंगी। हमें क्या करना है कि इन सभी समयों का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले में भी इनका एलसीएम निकालना, और फिर उस एलसीएम के हेल्प से उन दोनों एलसीएमओ का एलसीएम निकालना है। चलिए आइए देखिए, पहले घंटी के लिए क्या समय अंतराल आ रहा है। तो हमारा जो घंटी है, घंटी दोबारा कब एक साथ बजेगा, उसके लिए इन सबका एलसीएम निकालिए। देखिए 2 सबसे अधिक कहां है, 12 में, 4 के रूप में है। उसके बाद 3 अधिकतम कहां है, यहां 9 के रूप में है। फिर आप देखोगे 5 यहां है, 1 5, इसमें भी 1 5 है, एक 5 ले लीजिए। आप एक 7 ले सकते हो, यहां 7 है एक, फिर एक 17 है, बस ना आपका। तो ये हो गया आपका इसका एलसीएम, यानी घंटी जो है इतने सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, बत्ती। तो बत्ती के लिए निकालिए, तो बत्तियों का एलसीएम ले। तो इसमें 2 कहां है, आपको एक बार केवल 2 है, एक ही 2 है। 3 कितना है, 45 है, तो 9 है इसमें भी। 5 50 में 2 बार 5 है। 7 5 35 में 1 बार 7 है, और कोई नहीं है आपका, है ना, केवल यही आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 9 450 गुने 7, आपका ये हो सारे के सारे आ चुके हैं। इसमें आपका एक 2 ले लिया हमने, इसमें 9 था तो हमने एक 3 स्क्वायर ले लिया, 25 के लिए मैंने 5 स्क्वायर लिया, और एक 7 5 35 के लिए मैंने एक 5 7 के लिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम, तभी तो साथ में निकलेगा दोनों के दोनों। वो आपको क्या मिल रहा है, देखिए, तो 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर इन दोनों में 3 स्क्वायर आएगा, फिर आपका एक 5 स्क्वायर आएगा, और फिर आपका एक 7 और एक 17 आएगा। ठीक है, ये इतना सेकंड के बाद दोनों एक साथ घटेगा, यानी कि बत्तियां भी साथ जलेंगी और घंटियां भी साथ बजेंगी इतने समय के बाद। अब हमें क्या देखना है कि ये सवाल जो पूछा है उसको पहले बाद में देखते हैं, पहले समझिए। ये तो क्या मिल गया कि इतने समय अंतराल के बाद घंटियां भी साथ बजेंगी और हमारी जो बत्तियां हैं वो भी साथ जलेंगी। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं किससे, 3600 से, कि हमें ये घंटे में मिले। तो इसको 3600 से डिवाइड किया जाए। इसको जब हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, कि 2 स्क्वायर इंटू चलिए लिखें 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 7 गुने 17 बटा 3600। अब ये आ गया आवर में। इसको सॉल्व करिए, 4 9 36, 100 बार में 25 चौका, यानी ये आ रहा है 119 बटे 4 घंटा। यानी क्या समय अंतराल आ गया आपका, कहेंगे 119 बटे 4 घंटे के बाद ये दोनों घटनाएं पहली बार एक साथ घटेंगी। लेकिन प्रश्न अब ध्यान से पढ़िएगा, कहता है कि 14 अप्रैल 2001 के मध्य रात्रि में
ये घटना घटी थी एक बार, है ना, मध्य रात्रि में एक घटना घटी थी। वो घटना क्या थी कि सातों घंटियां एक साथ बजी थी और सभी बत्तियां जो हैं वो एक साथ जली भी थी। ऐसा हुआ था कब? 14 अप्रैल 2001 के मध्य रात्रि में ऐसा हुआ था। तो अगली बार क्या पूछ रहा है, किस दिन के मध्य रात्रि को ऐसा होगा। सवाल कह रहा है अगले बार किस दिन के मध्य रात्रि को, ये नहीं पूछा कि पहली बार ऐसा कब होगा। आपसे कह रहा है कि किस दिन के मध्य रात्रि को ऐसा होगा। तो अगर पूछता कब होगा तो हम कह देते 119/4 घंटे के बाद। पहली बार ऐसा कब होगा, बस ये। लेकिन चूंकि आपसे समय पूछ रहा है, वो भी वही सेम समय, मध्य रात्रि को ही ऐसा कब होगा। यानी हम तो जानते हैं कि इसके 24 घंटे के बाद, यानी एग्जैक्ट 1 दिन हो, एग्जैक्ट 2 दिन हो, यानी समय कैसा होना पड़ेगा, पूर्णांक में दिन होना पड़ेगा। तो ये तो पूर्णांक में नहीं है आपका ये दिन। अगर हम इसमें किससे भाग दें, 24 से भाग दें, तो ये कटने वाला नहीं है अभी। कि 119/4 जो है ये 24 से नहीं कटता है, लेकिन हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको 24 से कटने वाला बनाना होगा न्यूनतम। तब हम कह सकते हैं कि कम से कम क्या होगा आपका, क्यों हिसाब से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए निकालिए, क्या पता करें, इसका और 24 का एलसीएम निकालिए। 24 घंटा और इसका एलसीएम, सबसे छोटा मल्टीपल जो 24 से भी कटे और इससे भी कटे। आइए लेके, तो 119 गुना 24 और 4 और 1 का 1, यानी इतनी घंटे के बाद जो पूर्ण में आएगा। अब इसमें हम किससे भाग दे दें दिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 119/24 में फिर से 24 से भाग दीजिए। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए क्या आता है दिन, तो 24 से 24 काटा, 119 दिन। ठीक है, तो 119 दिन के बाद ये घटना घटेगा। अब आपका काम क्या रह गया कि 119 इसमें बढ़ाइए 14 अप्रैल में, तो देखिए कि कौन सा दिन होता है। तो 30 चौका 120 करीब करीब। देखिए 14 अप्रैल है ये, तो 14 अप्रैल है, तो हम लोग कहां लिखे, देखिए 14 अप्रैल में 16 दिन बचा हुआ है, प्लस अप्रैल के बाद मई में आएगा पूरा का पूरा 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन। कितना हो गया, 30 3 90 2 92 और 16 108, और बचा 11, यानी 11 तारीख। यानी कितना आ गया आपका ये, 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल में 16 दिन बचा है। फिर आपका मई में कितना, 31 मई, जून में 30, जुलाई में 31। अब बचा कितना है 119 होने के लिए, वो देख लीजिए आप। तो 30 3 90 और 2 कितना हुआ, 92, 92 प्लस 16 108। अब 108 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो कहेंगे 108 में एग्जैक्ट हम लोग 11 जोड़ेंगे तो 119 होगा। यानी क्या दिख रहा है हम लोगों को, 11 अगस्त है कि नहीं, 11 अगस्त की मध्य रात्रि को एग्जैक्टली हम लोग कह सकते हैं 11 अगस्त की मध्य रात्रि को ऐसा घटना घटेगा। ठीक है, चलिए, यानी 119 दिन के बाद जो भी समय होगा वही आपका जवाब हो जाएगा। आइए, अब ये सवाल तो अधूरा है, यहां पे इसको सही करना है तो क्या होगा, देखिए तो ये एक्चुअली में माइनस साइन यहां पे है और ये ब्रैकेट है, ये माइनस है और ये ब्रैकेट आप दे सकते हो, बीच में गुना का चिन्ह। ठीक है, इस तरह का ये सवाल है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सूचक का जो हमारा नियम है इंडिसेस का, कि बेस सेम हो डिवाइड हो तो माइनस होता है, वो यूज करेंगे। ये आएगा x a माइनस बी, और पावर का जो होल होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये प्लस साइन है, सब में क्या होना चाहिए, प्लस। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू सी प्लस। इसका जवाब आएगा x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
तो कटने के बाद x का पावर 0 हो जाएगा, यानी वो 1 आ जाएगा, है ना। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है आपका एक, तो ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए आइए, अब इस सवाल को भी अगर पूरा कर दें हम लोग, तो यहां पे एक प्लस का साइन होगा और ये होगा आपका माइनस का साइन, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, है ना। इसको बीच में प्लस का साइन ले लीजिए। अब आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो क्या करेंगे इसमें 1 बाई, जैसे आप क्या करो, इसको a का पावर m से ऊपर नीचे गुना कर दोगे, तो a के पावर m से अगर गुना करते हो तो ऊपर a का पावर m होगा, यहां भी a का पावर m होगा और ये बचेगा खाली a का पावर n। इसमें a का पावर n से कर दो, ऊपर a का पावर n, a का पावर m। देखो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर भी जुड़ जाएगा, a का पावर m प्लस a का पावर m, ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ, एक आ गया, ठीक है। चलिए, ये किसी परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हुए, 42% दूसरे विषय में फेल हुए, 15% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो 2500 परीक्षार्थी में परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो किसी एक विषय में परंतु दोनों में नहीं, कितने परीक्षार्थी पास हुए। मतलब केवल एक विषय में पास वाला ही हमको चाहिए, हमें केवल यही वाला चाहिए। तो अगर हमें यह भी मिल जाए कि केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं, पक्का है किसी एक विषय में जरूर फेल हुए हैं केवल, तो ये भी निकल जाएगा केवल एक ही में वही लोग क्या होंगे, केवल एक ही में पास भी हुए होंगे। जो एक ही में फेल हुए हैं वो एक में पास हुए होंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि जो विद्यार्थी केवल एक ही विषय में क्या हुआ है, केवल एक ही विषय में फेल हुआ है, वो पक्की बात है कि केवल एक ही विषय में पास भी हुआ होगा। तो हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, या तो फेल से ही चले आप तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहां पे हम निकाल रहे हैं कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, और वह संख्या बराबर होगी किसकी, कि केवल एक ही विषय में पास वाले। तो यहां पे आ जाएगा 35% दूसरे विषय में, ये पहला विषय ये दूसरा विषय। तो यहां पे कह रहा है कि ये 35% लोग फेल हुए हैं और यहां पे 42, और दोनों में कितने 15। तो 35 में 15 घटाइए, ये आएगा आपका 20, और 42 में 15 घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है कि केवल पहले विषय में फेल, ये जो 20 है बाबू आपका, ये 20 क्या है, केवल इस विषय में फेल केवल, और 27 क्या है, केवल सेकंड विषय में। तो केवल एक विषय में फेल क्या मिलेगा आपको, केवल एक विषय में फेल, वो क्या मिलेगा देखिए आपको, कहेंगे 20 प्लस 27, जो केवल एक ही विषय में फेल हुए हैं। यानी 47 लोग ऐसे हैं, 47% जो केवल एक ही विषय में फेल हैं। अर्थात जो एक ही विषय में फेल हैं वो क्या होंगे, पक्की बात है कि केवल एक ही विषय में पास होंगे, तभी तो केवल एक ही विषय में फेल है, वो भी 47। तो हमको क्या निकालना है, 47%, किसका, 2500 का। तो संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या जो होगा आपका वो होगा 2500 का 47% निकाल दिया जाए। तो 25 सत्ते 175 का 5, 25 चौका 100 प्लस 17, यानी कि 1175। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आइए, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजों का ऑर्डर दिया, ठीक है। यहां पे देखिएगा ऑर्डर एन का दिया हुआ है, पहले काला और कुछ जोड़े ब्राउन, 2 कलर के मोजों का उन्होंने ऑर्डर दिया है। और कैसे दिया है, तो कहता है कि 4 जोड़ी काले
और कुछ जोड़े ब्राउन। तो ब्राउन का मान नहीं पता हमें, ये 4 है तो ये x है, ठीक है। और जो उनकी मूल्य है, जो उनका जो मूल्य है वो क्या है, तो कहता है काली जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगुना है, ये 2:1 का है। अब कहता है गलती से क्लर्क जब बिल बना रहा था तो काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी। तो ये जो गलती से क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो बन गया x:4 का, यानी कि x इसका हो गया 4 उसका हो गया, x इसका हो गया और 4 उसका हो गया। आप इसको संख्या के रूप में ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, x इधर 4 इधर। अब इसके कारण जो दोनों बिल है उसमें क्या परिवर्तन आया कि बिल 50% से बढ़ गया। तो जो नया बिल होगा वो 150 होगा तो पुराना बिल 100 होगा। तो दोनों का रेशियो देखिए, आपका पुराना बिल कितना था, तो 4 दूना 8, ये 4 गुने 2 प्लस x:1, ये आपका कौन सा बिल था, पुराना बिल। नया बिल 2x + 4, और इसका क्या रेशियो है, कहेंगे 2:3 का, यानी वो 100 है तो ये 150 है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो 8, 4 दूना 8, ये 24 प्लस 3x, 4x + 8, यानी कह सकते हैं हम लोग कि x का मान आ रहा है आपका 16। तो सवाल क्या है कि दोनों के जो ऑर्डर हैं उनका अनुपात क्या होगा, तो n का क्या रेशियो होगा, तो 4 है इधर और वो 16 है तो हम क्या कहेंगे 1:4 का अनुपात क्या होगा, 1:4 का। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये भी नहीं दिख रहा है कि कहां पे क्या है, तो इस सवाल को हम लोग इनकम्प्लीट कहें। ठीक है, इसमें डाटा मिसिंग है। चलिए अगला देखते हैं कि -3 -2 बिंदु y अक्ष में परावर्तन मिलता है, क्या मिलेगा। देखिए ये y अक्ष में परावर्तित होगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो ध्यान रखना है हमेशा जब भी किसी का y अक्ष में परावर्तन हो, है ना, किस अक्ष में होगा, y अक्ष में। अगर y अक्ष मिरर की तरह वर्क करता है, अगर y अक्ष मिरर की तरह काम करे तो उसका जो परावर्तन होता है उसमें क्या नहीं बदलता है, तो कभी भी याद, दर्पण से दूरी जो होता है वो नहीं बदलता है ना, केवल उसमें अगर ये 3 की दूरी पर लेफ्ट में है, y से दूरी ये बताएगा, तो वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट में है तो उधर राइट में चला जाएगा, यानी +3 हो जाएगा आपका। और जो y का कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, वो -2 ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर डायग्राम से देखना चाहे तो देखिए क्या हुआ है, ये माइनस से प्लस हो गया, लेकिन y के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया। कैसे होता है देखिए, आप इसको एक बार समझ लें। जैसे ये पॉइंट कहां होगा, इसको आप यदि यहां पे पुट करें तो -3 -2 है, तो ये इस जगह पे आएगा आपका -3 -2। अब इसका इमेज बनाना है, परावर्तन देखना है, तो इस तरफ आएगा इसका परावर्तन, 1 2 3, तो देखिए तो ये यहां पे इसका परावर्तन होगा। इसकी जो परावर्तित होके कहां जाएगी वो, देखिए तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट से कहां चला जाएगा, वो फोर्थ में। देखिए क्या हो जाएगा, ये जो माइनस था x एक्सिस पॉजिटिव में चला गया और y तो नीचे ही है, यानी वो -2 ही होगा। बस इतना ही खाली करना है आपको। ठीक है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, तो आपको देखना है कि दोनों के बीच आना चाहिए, है ना, उसका जो वैल्यू है वो दोनों के बीच आना चाहिए। तो ये जब देखेंगे आप, ये 23/11 1 से बड़ा है, तो ये कभी नहीं आ सकता है। ये देखिए ये 7/9 है, हाँ हम लोग इसको जरूर देख सकते हैं ना, यहां भी 2 का अंतर है, इस दोनों में भी 2 का अंतर है, और यहां भी 2 का अंतर है। तो हम जानते हैं कि जब अंतर सेम होता है भिन्नों का, तो वो किस क्रम में होते हैं, तो अंशों के क्रम में ही होते हैं। केवल भिन्न कैसे होने चाहिए, उचित होने चाहिए। उचित भिन्न होगा तो उसके जो अंश हैं उसी के क्रम में उसका वैल्यू होगा,
बढ़ते क्रम में। तो 5/7 से बड़ा होगा 7/9, लेकिन 9/11 से वो छोटा होगा, यानी डी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी जवाब दे सकते हैं। अभी फिलहाल डी तो जरूर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये 0.5 से भी कम है, तो ये तो कभी नहीं होगा आपका, है ना, और ये भी कभी नहीं होगा। इसको एक बार चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि इसका वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी आप देख सकते हो। देखो चेक करके, 7 8 बार में 11 बार, तो 9 तक तो नहीं पहुंच रहा आपका, है ना। इससे तो छोटा है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका वैल्यू ये आ रहा है, जैसे 11 से काटते हैं तो 11 सते 77 और 11 पचे 55 और इसमें चला जाएगा आपका 4 बचा, तो 11 तिये 33, 5.3 के बाद मतलब है कि इससे तो बड़ा है, ये तो दिख रहा है ना, इज ग्रेटर देन 5/7। और अगर इसके हिसाब से देखें तो 7 से काटिए तो ये 11 आ जाएगा ऊपर, 7 8 56, फिर बचा 3 7 चौका 28 करीब में, यानी कि ये पक्का है कि 9/11 से छोटा है, यानी ये भी आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या देंगे जवाब इसका, जैसे देखा जाए तो 1 से अधिक इसका जवाब आ रहा है, 7/9 भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो वैसे ए दिया हुआ है ना, ये आ रहा है, तो 7/9 भी तो 7/9 भी तो हो ही रहा है, ये तो ठीक है, ये भी सही है। और साथ ही साथ आपका जो 7/9 है वो भी उनके बीच का ही एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, भाग देके देख सकते हैं आप कि 9 से भाग देंगे तो 9 8 9 7 63 आते रहेगा आपका ये 7 7, है ना, रेकरिंग पे जाएगा। और इसको भाग देते हैं तो आप 7 7 49 1 7 1, इसको भाग देते हैं तो 11 8 88, तो पक्का है कि इसके बीच में है। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे इसका हम लोग, 1 से अधिक देंगे इसका आंसर। आइए, अब ये सवाल भी पूरा नहीं है, ठीक है, इसमें भी डाटा पता नहीं क्या क्या मिसिंग है, इनकम्प्लीट है आपका ये भी वैसा ही कुछ हो गया है, मिस कर गया है। इसमें आइए, कहता है इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज के पार्श्व नहीं है। तो त्रिभुज बनने का शर्त क्या है कि किसी भी दो भुजा का योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, है ना। किसी भी दो भुजा का योग जो होना चाहिए वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यही उसका शर्त है। और एक शर्त क्या है, जो किसी दो भुजा का जो अंतर है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। किसी भी दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, यही हम लोग को पता है। दो इनइक्वलिटी यदि फॉलो कर रहा है तो वो त्रिभुज बनेगा। तो जरा चेक कीजिए, तो पहला वाला 3 + 2 5, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और देखिए 5 4 9 ज्यादा है, 8 4 12 ये भी ज्यादा है, वो भी ठीक है। 8 3 11 9 3 12 ये भी सही है आपका। 9 4 13 11 4 ये भी ठीक है आपका, है ना। तो ये जितने भी हैं सबके सब ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, केवल ए जो है वो क्या नहीं बनाएगा, एक त्रिभुज नहीं बनाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 5 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज के दो शीर्ष दिए गए हैं, उसका केंद्रक बताया गया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्रक का जो स्थानांक होता है, अगर वो gxy से लिखते हैं हम लोग केंद्रक, तो वो क्या होता है, x1 + x2 + x3 by 3 और y1 + y2 y3 by 3, यही हमारा कंसेप्ट है इसका। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि आपको दो शीर्ष तो दिया गया है, तीसरा नहीं दिया गया है, तो हम कंपेयर कर दें। केंद्रक के कोऑर्डिनेट x 7 दिया हुआ है, तो 7 = x1 यानी कि 1 + 4 और + x3,
बटा के 3, तो 7 के 21 में घटेगा आपका 5 यानी 16 आ जाएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है y के बारे में, तो y बराबर 2 है, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3, y2 दिया हुआ है -5 और y, तो 3 दूना 6, 6 में -2 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा आपका, यानी y3 का मान जो है वो 8 हो जाएगा, है ना। ये काफी बेसिक सा एक था, यानी 16 और 8। इसको देखिए, इसमें तो वैल्यू पुट करिएगा, आप लोग आसानी से बना लेंगे, है ना। तो देखिए तो क्या क्या है 17 नंबर में कहेंगे 2 sin 60 cos 30, तो ये दोनों तो दिख ही रहा है आपको कि sin 60 का वैल्यू हम लेते हैं √3/2 और cos 30 भी कितना लेते हैं हम लोग √3/2। cosec 45 जो है वो √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 45 1, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 और sin 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या होगी देखिए, 1 2 2 कट गया, ये आ जाएगा 3 √2/2 और ये चला जाएगा आपका सीधा 2√2 ऊपर। तो हम लोग किसको काट सकते हैं, 1 2 से 2 काट सकते हैं और 3 दूना 6 ले सकते हैं हम लोग, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो वही प्रॉब्लम आ गया है, साइन मिसिंग है आपका, है ना, पता नहीं फॉन्ट क्यों मिस कर रहा है। अब ये कहता है कि अ और ब एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं, अ ब से 200 रुपये अधिक पूंजी निवेश करता है और अगर अ अपनी पूंजी 5 माह के लिए तथा ब अपनी पूंजी 4 माह के लिए लगाए और कुल लाभांश जब वो 510 रुपये में अ का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपये अधिक है तो बी की पूंजी ज्ञात करें। देखिए काफी बेसिक सा प्रश्न है, जो हमारा दो व्यक्ति है अ और ब, इसका जो समय है, जितने समय के लिए इन्होंने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, वो क्या कह रहा है कि अ अपनी पूंजी 5 महीने के लिए लगाता है और ब जो है अपनी पूंजी 4 महीने के लिए, और जो उनका लाभ हो रहा है, उनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में है देखिए तो, कि दोनों को मिला के 510 मिलता है। अ और ब का जो लाभ है उसका योगफल 510 है और अ को बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक मिलता है। ये तो हमको दोनों आसानी से मिल जाएगा कि अ का लाभ कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 600/2, यानी अ का लाभ 300 है, तो जो बचा कितना 210, ये होगा ब का लाभ। तो ये दोनों कटेगा, 3 से काटेंगे तो 10 3 10 और 3 7। अब आपको पता करना है कि उनका पूंजी का क्या अनुपात होगा। तो पूंजी का अनुपात कैसे निकालें, तो लाभ के अनुपात में हम समय से भाग दे देंगे, तो 10/5 यानी 2 आ जाएगा और 7/4 यानी कि आ जाएगा 8:7। अब जैसा कि कहा गया है कि अ ब से 200 रुपये अधिक लगाता है, तो ये जो एक अनुपात का जो अंतर दिख रहा है यही 200 रुपया दिया गया है आपको। तो हम कहेंगे किसका पूछ रहा है आप, ब की पूंजी, तो 7 दूने 1400, तो ब कितना लगाएगा, कहेंगे ब लगाएगा आपका 1400 रुपया। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। चलिए अगला सवाल, ये कहता है कि 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। चलिए पता कीजिए, तो ए और बी है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक चीज लेके चलते हैं। दूध लेके चलेंगे तो 5/8 है इसमें, और उसमें 2/5 हो जाएगा, और चाहिए क्या 1/2। अब हम क्या करते हैं, बेस को रिमूव करने के लिए तीनों के नीचे के एलसीएम से सब में गुना कर देते हैं। तो गुना करिए, 8 2 5, तो 8×5 40 से गुना कर दीजिए आप। इससे क्या हो जाएगा, तो 8×5 40, 5×5 25, 5 8 दूना 16 और ये 20। अब हम इसमें आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, यानी किस अनुपात में दोनों को मिलाएंगे, हम कहेंगे 4:5 के रेशियो। अब उसी प्रकार से ये भी एक सवाल है
कि दोनों बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात दिया है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि सी में ये हो जाएगा। दोनों एक ही क्वेश्चन है करीब करीब, तो ये आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस लगा लेंगे इसमें आप। आइए चलिए अगला सवाल। एक औरत के द्वारा 8 घंटे में काम किया गया, एक पुरुष के द्वारा 6 घंटे में किया गया काम तथा एक लड़के के द्वारा 12 घंटे में किए गए काम जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ये देख लें कि सबका जो काम का अनुपात है वो कैसा है। तो एक औरत है, पहले वुमेन है एक, फिर एक मैन है और एक बच्चा है। इसका जो समय ले रहा है समान कार्य करने में, ये 8 घंटा ले रहा है, ये 6 घंटा लेता है और ये बच्चा जो है वो 12 घंटा। तो इसको यदि हम कट करें तो 2 से कट रहा है, 2 4 बार में, 3 बार में और ये 6 बार। तो जो समय का जो अनुपात था वो तो मिल गया। तो एफिशिएंसी की क्या रेशियो हो जाएगी, कार्य करने की तो क्षमता होगी इनकी, वो किस अनुपात में होगी। तो कहेंगे कि देखिए कुल काम हम लोग कितना मान लें, 4 3 6 का एलसीएम अगर 12 मान लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कुल काम अगर 12 मान लेते हैं तो इन क्षमताओं का अनुपात हो गया। अब प्रश्न कहता है कि अगर 9 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, ये मान लीजिए कि प्रति घंटे का उनका काम है ये, अगर ऐसा मान लें हम लोग, तो 9 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके, तो 9 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटा, तो 6 गुना 6 घंटा 6 दिन, और प्रत्येक व्यक्ति का क्षमता कितना है, 4 है। प्रति घंटा मान लीजिए वो 4 इकाई काम करता है। तो कहता है कि 12 व्यक्ति, अब काम करने कितने लोग आ गए, 12 व्यक्ति, तो 12 गुने 4 हो जाएगा। 12 औरतें, तो 12 गुने 3 हो जाएगा। और 12 लड़के, तो 12 गुने 2 हो जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, अगर वो प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, ये पूछा जा रहा है। बस देखिए 12 तो इसमें कॉमन है, तो 4 3 7 2 9, तो 12 गुना 9 करते हैं हम लोग, और एक 8 है आपका। तो हम लोग का डी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 9 × 6 × 6 × 4 डिवाइडेड बाय 12 × 9 × 8। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग देखें कि 9 9 तो कट गया आपका, ये 6 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3/2 आ रहा है, यानी 1.5 डे। हम लोग क्या कह सकते हैं, 1.5 डे। कितना समय लगेगा, 1.5 दिन में ये काम हो जाए। अब कहता है एक ठेकेदार किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और कुछ आदमी को काम पे लगा दिया, परंतु 6 व्यक्ति पहले ही दिन से नहीं आए, परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हुआ। तो अगर व्यक्ति m होते तो 9 दिन में पूरा होता, m में से 6 व्यक्ति नहीं आए तो काम जो है वो 15 दिनों में पूरा हुआ, यानी m1 d1 बराबर m2 d2। तो 9m 15m माइनस 90 6m इक्वल टू 90 9 6 15, देयरफॉर m इक्वल टू 15। यानी कि शुरुआत में कितने मजदूर थे, 15 मजदूर काम पे लगे थे। 2 आदमी जो एक ही समय A तथा B से चलना शुरू करता है, क्रमशः A से B तक जाने और B से A तक आने में एक निश्चित स्थान पर मिलते हैं। तो वे लोग एक दूसरे को पार करने के बाद अपनी यात्रा पूरी करने में क्रमशः इतना और इतना समय लेते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति की चाल पता कीजिए, अगर पहले व्यक्ति की चाल इतनी है
तो हमारे पास फॉर्मूला है इस तरह के सवालों के लिए, पहले व्यक्ति की चाल बटा दूसरे व्यक्ति की चाल का जो अनुपात होता है वो मिलने के बाद दूसरे व्यक्ति को क्या समय लगा और पहले व्यक्ति को क्या समय लगा उसके अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। तो आपको पहले S1 S2 निकालिए। तो T2 दिया हुआ है 5 का 20 4 24/5 और डिवाइड करना है किससे, T1 से, तो 3 3 9 1 10/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो S1 का मान तो दिया गया है आपको कि दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करें, अगर पहले व्यक्ति की चाल 12 है तो 12/S2 सॉल्व करेंगे, 24 दिए 72/50 36/25 6/5, 6 से 2 बार में 6 दूना 2 बचे 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक सिलेंडर को एक गोलार्ध के परितः परिगत किया जाता है और एक शंकु उसी सिलेंडर में इस तरह अंतःवृत्त किया गया है कि उसका शीर्ष उस सिलेंडर के एक छोर के केंद्र पर हो और उसका दूसरा छोर इसके आधार पर हो। तो सिलेंडर, गोलार्ध और शंकु के आयतन का क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले तो आप सिलेंडर को देखें, इसमें एक गोला है, ठीक है। अच्छा, एक गोलार्ध के परितः, सॉरी गोलार्ध है, गोला नहीं है, क्या है, गोलार्ध है। एक गोलार्ध के परितः किया गया, पहले गोलार्ध ही बनाइए। एक सिलेंडर को एक गोलार्ध के परितः परिगत किया गया है। और फिर उसमें क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर का एक शंकु बनाया गया है, उसी के अंदर एक शंकु इस तरह से, ठीक है। अब सवाल है कि सिलेंडर, गोलार्ध और शंकु के आयतन का अनुपात क्या हो। तो अगर आप इस गोलार्ध की त्रिज्या को 1 मान लेते हैं तो इसका जो ये वाला पार्ट होगा वो भी 1 होगा, ठीक। यानी हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है। अब आप देखेंगे सिलेंडर, हेमीस्फेयर यानी कि गोलार्ध और कोन, इसका वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा ये हमको देखना है। आइए तो देखिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई इंटू आर भी 1 है, एच भी 1 है। हेमीस्फेयर का होता है 2/3 πr³ 1 ही है, और कोन का होता है आपका 1/3 πr³, सॉरी πr²h, तो दोनों तो 1 1 ही है। तो इसमें से कटने वाला कौन, पाई, पाई और पाई। फिर आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3:2:1। तो क्या आ गया अनुपात हमारा, सिलेंडर, हेमीस्फेयर और कोन का जो आयतन हो गया वो 3, 2 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। आइए, कह रहा है कि एक ठोस धातु के गोले को गलाकर ठोस लंबवृत्तीय सिलेंडर का रूप दे दिया जाता है। एक ठोस धातु के गोले को गला करके, ठीक है, इस ठोस धातु के गोले को गलाकर, और बताया गया है कि यदि गोले और सिलेंडर की आधार की त्रिज्या, तो गोले का आर है और जो सिलेंडर आप बना रहे हो इसका त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, और कहता है कि जिसकी ऊंचाई जो है वो उसके आधार की त्रिज्या से दुगनी है। इसकी ऊंचाई आपको बता दी गई है 2r। क्योंकि सेम ही पदार्थ को, सेम ही वस्तु को गलाकर दूसरा शेप दिया गया है तो आयतन चेंज नहीं होगा। तो आयतन चेंज नहीं होगा तो कितना कितना होगा देखा जाए, तो हम कंपेयर करें, 4/3 पाई r³ बराबर पाई इंटू r² इंटू 2r, ये हम कंपेयर करेंगे। इससे हमारा पाई पाई तो कट ही जा रहा है, और हम क्या देख पाते हैं कि 2 से एक बार में ये 2 भी कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख पा रहे हैं वो देखा जाए कि कैपिटल R³ बराबर कितना हो रहा है, कि 2/3 r³,
तो अगर हमें r का मान बताना है तो r बराबर होगा, r तो बाहर आ जाएगा एक, और इसका थर्ड रूट 2/3 है ना। r का जो होगा वो थर्ड रूट 2/3 होगा आपका। तो हम लोग ये लेंगे जबकि r बाहर होगा आपका, ठीक है। r को क्या कर दीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा, b ले सकते हैं। ये फिर वही हाल है इसका भी, है ना। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √5, 2√3, 5√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। जब किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर बिंदु से तीनों भुजाओं का क्या दिया जाए, आपको लंबवत दूरी पता हो तो आप आसानी से उससे ऊंचाई निकाल सकते हैं। समबाहु की जो ऊंचाई होगी वो इन तीनों लंबिक दूरियों के बराबर होगी, √5 प्लस 2√3 प्लस 5√3। तो 5 2 7 1, ये भी √3 ही होगा बाबू। ऐसा कैसे जुड़ेगा बाबू, है ना। ये तो नहीं जुड़ेगा, अगर √5 होगा तो इसको क्या कर दिया जाए, 3 ही कर दिया जाए, ठीक है, वरना सवाल बनाने में परेशानी हो जाएगी। तो इसको हम लोग √3 लेते हैं। तो 5 2 7 1 8√3, ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो आपको पता है कि भुजा जो होता है वो क्या होता है, तो 2/√3 टाइम्स दैट ऑफ हाइट, एक समबाहु की। √3 कैंसिल हो गया, ये 16 आ गया आपका। और अब जो बात हुई कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप के लिए हम सभी जानते हैं कि क्या करना है, सो कि समबाहु का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 गुने 16 यानी 16 तिये 48 सेंटीमीटर, यानी क्या कहेंगे हम लोग, सी। अब कहता है किसी त्रिभुज का आधार दिया गया है 15, ऊंचाई 12 है, और एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुना है, आधार 20 है, क्या होगा। तो एरिया कंपेयर करिए, दुगुना करना है बस, करिए। तो देखिए, तो एक दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो हाफ इंटू 20 इंटू एच बराबर कितना, ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू 15 गुने 12। बस यही कहानी है। तो अब देखिए 20 से भाग देना है उसमें, 15 दूना 30 और 20 से भाग देंगे तो 18 जा रहा है आपका, है ना। ये 2 से 10 बार में, तो h का मान आपका आ रहा है 18। क्या देंगे हम लोग, 18। कहता है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है और उसका क्षेत्रफल 30 है, सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो काफी लेंदी होगा, तो हम इसको क्या मान के चलें कि एक अगर समकोण त्रिभुज हो तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, क्षेत्रफल 30 है, मतलब क्या होगा कि L इंटू बी कितना होगा, 60 होना चाहिए, तो 5 और 12। तो हीट एंड ट्रायल से हम लोग देख पा रहे हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या देखते हैं कि अगर इसकी सबसे छोटी भुजा को 5 ले लें, तो इसके बाद वाला एक समकोण अगर हो तो 5 12 और कर्ण इसका 13, तो हम तीनों को जोड़ते हैं अगर, तो इसका जो परिमाप है वो 30 आ जा रहा है, और जो एरिया है आपका परिमाप भी 30 आ जा रहा है, और बाबू भैया एरिया जो है इसका एरिया भी 30 आ जा रहा है। यानी कि ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो 3 वैल्यू हमने लिया है हिट एंड ट्रायल से, वो इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, और जहां सबसे छोटी भुजा जो होगी वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। जब एक समकोण चतुर्भुज यानी कि एक आयत की बात की जा रही है कि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी LB और इसमें क्या डिफरेंस होगा, 28 का। एक इक्वेशन ये बनेगा आपका पहला। और दूसरा कह रहा है कि यदि इसकी चौड़ाई क्या की जाए, अगर लंबाई 1 घटा देते हैं और चौड़ाई क्या कर देते हैं हम लोग, 2 बढ़ा देते हैं,
तब जो इसका एरिया होता है वो 33 वर्ग इकाई से बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करना है और एल और बी का मान निकालना है ना। दोनों को सॉल्व करके एल निकालिए, बी निकालिए, और क्या पूछ रहा है कि समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये दोनों निकालने के बाद आप एल बी निकाल लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को हल करके आसानी से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनेगा, एल बी कटेगा। आइए, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। एक वर्गाकार मैदान है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ए से शुरू करता है और कहां पहुंच जाता है, सी पे। तो कहता है कि कितने देर में पहुंचता है, आधे घंटे के बाद वो यहां पहुंच जाता है। तो सवाल है कि अगर उसकी गति 8 है तो बताइए मैदान का क्षेत्रफल क्या। तो हमको अगर ये भुजा दोनों मिल जाए, ये जितना x होगा तो ये भी x होगा, तो आधे घंटे में जो कुल दूरी है वो 2x है, और बराबर कितने का, तो आधा घंटा में 8 की रफ्तार से कितना तय करेगा वो, 4 किलोमीटर। तो प्रत्येक भुजा x बराबर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। दोनों भुजाएं जो है वो 2-2 किलोमीटर की। इसीलिए जब हम एरिया निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। 4 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। एक ही माप के 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं, ये एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, तो सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। 1 सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्का। अब इन तीनों के द्वारा सबके सबका त्रिज्या सेम है। ये जो बीच में जो घेरा हुआ भाग है, इन तीनों के द्वारा ये जो बीच में घेरा हुआ भाग है, इसका एरिया पूछा जा रहा है क्या। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सभी का त्रिज्या बराबर बराबर 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। हम केंद्र मान लेते हैं C1, C2 और C3। तो ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है प्रत्येक भुजा 2-2 करके है। तो अगर हम त्रिभुज के एरिया में इन सेक्टरों का एरिया घटा दें, हम त्रिभुज के एरिया में इन सेक्टरों का एरिया अगर घटा देते हैं तीनों, तो मुझे उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसीलिए घिरे हुए क्षेत्र का जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस इन तीनों सेक्टरों का एरिया, जो कि सबका एंगल 60-60 है, समबाहु है। तो 60 ये 180, यानी एक अर्धवृत्त के बराबर। एक अर्धवृत्त के बराबर हो जाएगा तीनों का मिला करके। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो ये एक अर्धवृत्त बना देगा जिसका त्रिज्या 1। ये 4-4 तो कट जाएगा आपका, √3 माइनस π/2। ये क्या हो जाएगा आपका, √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो तार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। तो अब देख पाते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के रूप में दिया गया है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे कि a स्क्वायर बराबर में 484, यानी मेरा a का मान तो हो जाएगा 22। तो इसका परिमाप जो है आपका, जो तार की लंबाई हो जाएगी वो 22 × 4 हो जाएगी, यानी 88। और यही क्या हो जाएगा, तो उस वृत्त का परिधि के बराबर है, जिसको क्या किया गया है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ये 2πr के बराबर होगा, यानी कि आपका r का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 यानी 14 हो जाएगा। तो जैसे ही r 14 हुआ तो ये जो वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या 14 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कहेंगे πr², यानी कि 616 तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां देखिए सेक थीटा दिया गया है और आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो आसानी से आप देख सकते हो कि जैसे ही सेक दिखता है तो आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को 1/cos हम कह सकते हैं एक बार,
है ना, 1/cos कह सकते हैं, उससे खास फायदा नहीं है। हम लोग क्या कर लें कि सेक का मतलब होता है h/b। तो अगर एक समकोण त्रिभुज को लेके चला जाए जिसका हाइपोटेनस 13 है, बेस 5 है, तो ऑटोमेटिकली कह रहा है हम भी तो हैं p, तो आपको p भी आसानी से मिल जाएगा। तो अब केवल क्या करना है कि यहाँ पे वो वैल्यूज रख देने हैं बस। आइए, तो 2 sin थीटा कहेंगे, 2 sin थीटा क्या होता है p/h, यानी 12/13 माइनस 3 cos थीटा। तो cos के लिए क्या यूज किया जाए, या आप चाहते तो इसमें क्या कर सकते थे, भाग भी दे सकते थे। किससे, मान लीजिए sin थीटा से भाग दे सकते हैं ना, या cos थीटा से भाग दे सकते हैं, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये भी ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या लिया जाए, b/h। तो b/h यानी हो जाएगा 5/13 और नीचे 4 इंटू 12/13 और माइनस 9 इंटू 5/13, बस यही काम है। अब सॉल्व किया जाए, 12 दूना 24 में से 15 गया तो 9/13 और ये आ जाएगा आपका 12 चौके 48 और 45 3/13, तो 13 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। ये साइन थीटा दिया हुआ है आपको, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है, ये भी वही हाल का है ना। अगर एक त्रिभुज ले लिया जाए जिसमें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये दिया गया है √a² प्लस b²। तो ये अगर ये है तो ये पक्की बात है कि b होगा। अब आप निकालो टेन थीटा कॉट थीटा, तो टेन क्या होता है p/b, तो p/b यानी कि हो जाएगा आपका बेस मतलब b/a, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा इस थीटा की बात हो रही है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा b/p, ये हो जाएगा आपका p/b और वो a/b। तो नीचे ab b² प्लस यानी आ जाएगा a² प्लस b²/ab। tan a का मान दिया हुआ है आपको, आपसे कह रहा है sin a क्या होगा, ये भी वही कहानी है, 2ab और a² माइनस b²। तो इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको, देखिए वैसे साइन के फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, है ना। साइन जो है आपका, ये साइन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec लिख सकते हैं हम लोग, और cosec के बदले हम √1 प्लस cot² लिख सकते हैं। तो और cot का मान हम लोग इसमें से चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे कि साइन a के बदले आप लिखेंगे 1/cosec a, और cosec a के बदले हम लिख सकते हैं √1 प्लस cot², है ना। और cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, इसका यूज आप इसमें कर सकते हो। एक सवाल को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या लेंगे हम लोग a² माइनस b² और डिवाइडेड बाय 2ab और इस पूरे का स्क्वायर, है ना। इस पूरे का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है नीचे, 1/√, में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा √a² माइनस b², और एक तो 4ab भी है आपका नीचे, है ना। ये वाला जो 2ab है वो क्या हो जाएगा 4a² b²। तो यहाँ पे आ जाने वाला है ये आपका 4a² b² प्लस a² माइनस b² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a² b²। तो ये तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा आपका, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2ab, और नीचे आ जाएगा आपका ये a² a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab
तो ये बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2ab बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आराम से, बहुत तरीका है, ये भी यूज किया हमने। आप ए बी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकाल के बना सकते हो, ये भी ठीक है आपका, है ना। साइन बाय कॉस देख पा रहे हो, टेन थीटा, टेन ए का मान दिया है √3, तो हम जानते हैं कि हमारा जो एंगल ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट करो, साइन 60 कॉस 60 है ना, साइन 60 इंटू कॉस 60। साइन 60 होता है आपका √3/2 और कॉस 60 होता है आपका 1/2। तो जोड़ोगे तो आएगा √3/4। दे आर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। एक दुर्ग की ओर जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसकी दीवार का उन्नयन कोण उसकी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर के उन्नयन कोण का दुगुना है। दीवार की ऊंचाई क्या हो? चलिए आइए, ये दुर्ग है आपका, तो दुर्ग से कितनी दूरी पर? 45 की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट, तो वहां जो भी उन्नयन कोण है, अगर उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की जो दूरी पर उन्नयन कोण है उसका दुगुना है। एक वस्तु यहां है जो कितने दूरी पर है? 120 की दूरी पर है। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल का दुगुना है। तो बताइए दुर्ग की ऊंचाई क्या होगी, या दीवार की जो दुर्ग है उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो जैसे ये थीटा 2 थीटा है, तो ये बाह्य कोण है, ये दोनों अंतः कोण है, तो इन दोनों के योगफल के बराबर ये होना चाहिए, ये भी थीटा होगा। तो 120 में घटाइए 45, तो 75 आ रहा है। ये 75 है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, समान आधार कोण है। अब आप ट्रिपलेट लगा दीजिए, 45 75 का कौन आने वाला है? देखिए 75 मिल गया आपको हाइपोटेनस, एक भुजा 45 है, तो तीसरा क्या होगा? अगर ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो काट के देखिए, 15 5 75, 15 3 45, तो 3 5 हो तो कौन आता है? 4 आता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा ये, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 60। तो आसानी से आपने निकाल लिया कि दुर्ग की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 60 मीटर, है ना। तो काफी बेसिक क्वेश्चन था ये, आसानी से हम लोगों ने बना लिया। ये कहता है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, एक मीनार है उसकी चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। ये 45 है तो ये वाला 60, ये आपको दोनों दिया हुआ है, ठीक है। एक छोटा वाला अगर 45 है तो बड़ा वाला जो है वो आपका 60। और क्या कहता है कि दूरी कितनी है? 20 है। तो क्या पूछा जा रहा है? बताइए झंडे की ऊंचाई क्या हो? तो हम लोग आसानी से देख पाते हैं कि जैसे ही 45 है तो यहां से यहां जो होगा मीनार वो भी 30 का होगा, क्योंकि 45 तो दोनों सेम होता है। 60 है तो हम जानते हैं कि 1060 जो होता है वो आपका √3 होता है। 1060 कितना होता है? √3 होता है, यानी कि ये 20 है तो ये पूरा जो होगा वो इसके √3 टाइम्स होगा, यानी 20 √3 होगा। ये जो गैप है वही झंडे की ऊंचाई है, इसीलिए आप कहेंगे कि झंडे की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 20, तो 20 कॉमन निकालिए, √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। 20 √3 माइनस 1 मीटर का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। कहता है लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है। टंकी जिसकी आकृति उस घनाभ की है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 और ऊंचाई 80 है सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा, और ये सब दोनों मीटर में है। यदि बाहर बहने वाली पानी की जो दर है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो 5 मिनट के बाद टंकी में पानी का ऊंचाई कितना रह जाएगा? तो पहले देखिए कितना पानी निकला, पानी जो निकला उसका आयतन क्या, ठीक है, उसका आयतन देखिए तो क्या है, तो कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब के आधार पे 5 मिनट में, तो प्रति सेकंड का दिया है,
तो 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी भैया जी निकल गया। 6×25 300 पे 2 जीरो, इतना पानी जो है उसमें से निकल गया। अब हमें यह देखना है कि उस बर्तन में ये पानी कितना हाइट लेता है, उतना ही कम हो जाएगा। तो बर्तन की जो बेस है वो 300 मीटर चौड़ी है, सॉरी लंबाई उसकी 300 है सेंटीमीटर, चौड़ाई 140 सेंटीमीटर है। तो कितना गहराई वो उसमें कवर करता होगा ये हम पहले पता कर लें। ठीक, तो H बराबर 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो और कटा, 3 से भी काटेंगे तो 10, यानी 10/14 सेंटीमीटर, यानी कि 5/7। इससे ये समझ में आ रहा है कि उस बर्तन में जितना पानी निकल गया है वो केवल कितना ऊंचाई लेता होगा, 5/7। तो अब कितना ऊंचाई रह जाएगा, तो अभिष्ट ऊंचाई केवल कितनी कमी आएगी, तो बर्तन में अब ऊंचाई क्या होगा, तो 80 था, 80 में कितना घट गया, 5/7, तो क्या बचेगा, तो 79 2/7, ये आपकी बर्तन में पानी की ऊंचाई होगी। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, बस विकर्ण की लंबाई निकाल दीजिए। 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक टंकी को एक नल 20 घंटे में भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को निकासी नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली है तथा दोनों नलों को खोल दिया गया है, 10 घंटे के बाद निकासी नल बंद कर दें, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ये सवाल सबने बना लिया होगा। इसको ये 20 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है, अगर दूसरा नल बी हम नाम दे रहे हैं, 25 घंटे में अकेले चाहे तो खाली कर सकता है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 100, क्षमताएं 5 और 4, ये भरने वाला है, ये खाली करने। अब सवाल है कि खाली टंकी में दोनों को खोल दिया और 10 घंटे बाद निकासी को बंद किया, तो 10 घंटे में कितना भरेगा, 5 - 4, यानी 10 यूनिट काम हुआ है। अब उसके बाद किसको बंद कर दिया आपने, निकासी नल को बंद कर दिया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय, टोटल समय टाइम, तो ऑलरेडी आपने 10 घंटा तो चला दिया है और प्लस 10 घंटा में केवल कितना भरा, 10 यूनिट, तो काम कितना बचा है 90, क्षमता कितना है 5 और लगेगा इतना, यानी 18 10 बाबूजी कितना लगेगा, 28 घंटे का समय लगेगा बाबू, है ना। चलो, ये किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि अतिरिक्त 5 लीटर पानी उस टंकी में डाला जाता है तो टंकी का 4/5 भाग भर जाता है। अब देखिए 3/4 भाग भरा है, इसमें अगर 5 और मिला दें तो टंकी का 4/5 भाग भर जाता है। टंकी की धारिता 20 से गुना कर दीजिए, तो 15x 100 और 16, तो x बराबर में 100, यानी कुल क्षमता क्या रही होगी 100 लीटर। कहते हैं कि त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है, तो MN निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आप सभी जानते हैं ये मध्य बिंदु प्रमेय है कि MN जो होगा वो हाफ ऑफ तीसरी भुजा के होगा, यानी PQ और PR है ना, PQ और अगर PR है तो QR के आधा होगा, तीसरी भुजा के आधा होगा आपका, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जैसे PQ और PR, इसका जो मध्य बिंदु अगर यहाँ पे M और N है, तो इन दोनों को मिलाने पे जो रेखा प्राप्त होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर और इसकी आधी होती है। तो MN और क्या होता है, पैरेलल टू QR भी होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली और दूसरी। अब तीसरा क्या है कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर हो तो कौन सा उत्तर सही है, तो वो समबाहु त्रिभुज है ना। कहां होता है, तो कहते हैं कि लंब केंद्र और केंद्रक जो होता है वो एक ही बिंदु पर स्थित होता है, वो भी किसमें, समबाहु में। cos² थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा,
तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे इसको हम लोग। तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन थीटा का मान हो जाएगा कॉसेक थीटा यानी b। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ऊपर क्या आ रहा है देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। यह है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्याएं परस्पर जुड़ जाएं। एक समकोणीय सेक्टर का मतलब होता है एक वृत्त का चतुर्थांश, ऐसे ये 90 डिग्री का है। इसको जब आप मोड़ोगे, मोड़ करके दोनों त्रिज्याओं को मिला करके एक शंकु बनाओगे, तो पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ कितने का होगा। तो ध्यान रखेंगे कि इस पेपर का जो एरिया होगा वही इसका वक्र पृष्ठ बनाता है। तो हमें केवल और केवल क्या करना है कि अगर इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या अगर r है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस शेप से जब ये शेप तैयार होगा तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया किसके बराबर, तो इस वाले जो सेक्टर के यानी कि त्रिज्य खंड के बराबर ही होगा। तो एक चतुर्थांश का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 4। हमारी चोट आंसर। एक समलंबी वृत्ताकार बेलन और एक गोले के वक्रीय तल का क्षेत्रफल परस्पर बराबर है। समलंबी वृत्ताकार बेलन और एक गोले के वक्रीय तल का क्षेत्रफल बराबर है तथा यदि उस बेलन तथा गोले की त्रिज्याएं भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आसानी से बना सकते हैं आप लोग। खाली ध्यान देंगे कि ये वृत्ताकार बेलन है तो इसका जो क्या सेम है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर। तो बेलन का एरिया 2 पाई आर एच और उस गोले का जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है कह रहा है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा देखिए, तो पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि h बराबर 2r मिल रहा है। h बराबर 2r यानी h और r का रेशियो 2:1 का हो रहा है। अब कहता है कि दोनों के आयतनों का अनुपात। तो समलंबी वृत्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। तो आप देखोगे कि सिलेंडर का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और एक स्फीयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखते हो पाई पाई तो बहुत जल्दी घर चला जाएगा, और ये जो है आपका 2 से 2 बार में, और इधर 3, तो क्या दिख रहा है आपको 3:2। क्या अनुपात आ गया, 3:2 हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो हो जाएगा। किसका, 52 नंबर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए 4 वृत्त जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ऐसे, ठीक है। सवाल क्या पूछ रहा है कि इन चारों के द्वारा जो घिरा हुआ ये क्षेत्र होगा ये कितने का होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, जैसे कि हमने बनाया था 3 वाला, ये वही 4 वाला है। तो यहाँ पे क्या बनता है इसके बीच में, यहाँ पे एक वर्ग बन जाता है ना। और कितना है उसका त्रिज्या, कितना है, 3 का है। ये प्रत्येक 3 का है। यहां आप क्या देखेंगे, ये सभी के सभी त्रिज्यखंड बनेंगे 90-90 वाले, यानी मिला के एक वृत्त बन जाएगा। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आपका, तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा प्रत्येक का 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस एक वृत्त का, 4 सेक्टर मिला के एक वृत्त, तो 36 माइनस 9 पाई, तो 9 कॉमन निकाल दीजिए, तो 4 माइनस पाई हो जाएगा। 9 इन ब्रैकेट 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक समानांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं 36, 27 हैं।
चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 है तो बड़ी भुजा की दूरी, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पता है आपको तो वो क्या होता है किसके बीच, तो आधार लेंगे 36, तो आपको किसका दिया गया है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पता है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 36 गुना वही दूरी उनके बीच की पी कहिए, और इधर कितना है 27 गुने तो दूरी दिया गया, कितना दिया गया 12 दिया गया है छोटी भुजाओं की। तो काटिए, 9 चौका 36, 9 तिये 27, 4 से कितने बार कटेगा आपका ये, 4 से 3 बार में, यानी P बराबर 9। तो क्या मिलेगा आपको 9 सेंटीमीटर, है ना। कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये आपने क्या कंपेयर किया है, एरिया कंपेयर किया है आपने। अगर इसका डायग्राम मैं आपको बता दूं, ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है, ये बड़ी भुजा अगर 36 है तो उनके बीच की दूरी ये वाली होगी जो हम निकाले हैं अभी, और जो दोनों छोटी भुजाएं उनके बीच की दूरी ये वाली जो दिया हुआ है आपको, ये 27 है तो ये दूरी 12 है ना। तो एरिया हमने कंपेयर कर दिया है। अब क्या है देखिए, एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगुना है। तो जब हम दोनों सिरों को जोड़ेंगे, है ना, उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल तो कितने का हो जाएगा, उसका सिरा दोनों कैसा होता है, एक वृत्ताकार होता है। तो समलंब वृत्ताकार बेलन है तो दोनों सिरों का एरिया जब जोड़ा जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके वक्रीय तल का दोगुना है, यानी 2 पाई आर एच का दुगुना है, ऐसा सवाल कह रहा है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 पाई आर से तो 2 पाई आर कटा, तो आर बराबर आ गया 2h, आर बराबर 2h। अब आपको ऊंचाई तो 6 दिया हुआ है तो आर का मान आ रहा है 2 गुने 6 यानी 12। तो सवाल वही पूछ रहा है कि बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। वैसे तो 6 दूना 12 आ रहा है आपका, है ना। जैसे सवाल कह रहा है उसके हिसाब से कि बेलन की ऊंचाई अगर 6 है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगुना है, उसके वक्रीय तल 2 पाई आर एच होता है, उसका दुगुना है, तो हम देख पा रहे हैं कि आर जो है मेरा वो कितना हो रहा है, तो 2h के बराबर हो रहा है। चलिए, इसका आंसर 4 दिया हुआ है। तो देखते हैं, आप लोग बना के ट्राई करिए इसको। सॉरी, कहता है कि ए क्यूब, अच्छा ए माइनस बी दिया है, बी माइनस दिया है, सी माइनस ए दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, एक फॉर्मूला होता है आपका, हम लोग वो वाला यूज करेंगे। कौन सा, a प्लस बी प्लस सी 1/2 इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये वाला यूज करें। तो a प्लस बी सी तो कट जाएगा और खाली बचेगा वो वाला भाग। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, फिर b माइनस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर बट्टा 2। तो 25 9 34 से 35 बट्टा 2 यानी 17.5, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी 8 है, इसका मान दिया हुआ कितना होगा। तो जानते हो जो फॉर्मूला अभी देखा आपने कि अगर इन तीनों को जोड़ने पे शून्य आ जाए, है ना, यानी हम जानते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तो नहीं कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हम लोग क्या लिखें कि x, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान कितना होता है, 0 हो जाता है।
ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर इन तीनों को आप जोड़ते हो, इसको x मान लो अंदर वाले को, इसको y, इसको z, और अगर तीनों को आप ऐड करते हैं तो 0 ही आने वाला है। जोड़िए तीनों को, तो a प्लस बी प्लस सी -8, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 8, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पे शून्य आता है, तो आंसर क्या देंगे हम लोग 0 देंगे। डी इज द राइट आंसर। इन बिंदुओं के मध्य बिंदु का x अक्ष और y अक्ष से दूरी क्या होगा? तो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? देखिए 7 में 3 गया 4/2, और ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1/2, है ना, एक हो जाएगा आपका, सॉरी -1/2। मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इन दोनों को देखिए ध्यान से, यानी कि 2 आ रहा है और -0.5 आ रहा है। अब सवाल है कि x अक्ष और y अक्ष से दूरी का अंतर, तो इस बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या होगा? x अक्ष से दूरी कौन बताता है? y कोऑर्डिनेट, मॉड निकालिए तो 0.5, और y अक्ष से दूरी कौन बताएगा? 2। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 1.5 यानी 3/2। ABCD एक समलंब है जिसमें AD BC के समानांतर हो, एंगल x z। अब ये सब कोण के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इसीलिए ये सवाल हम लोग नहीं बना पाएंगे। ये भी आपको रिलेशन के बारे में ध्यान में रहना चाहिए आपका, है ना, कि एक समकोण त्रिभुज है जो Q पे समकोण बना रहा है, Q पे समकोण बनाता है ना, और मध्य बिंदु कहां कहां है? x और y है। ये दोनों को मिला दीजिए तो x पाई हो जाएगा। कई सारा रिलेशन है इसके अंदर, सारा याद रहना चाहिए आपको। इसमें क्या क्या रिलेशन आता है देखिए आप। सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो xy होता है हाफ ऑफ PR होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा जो PR होगा वो 2xy के बराबर होगा। ये भी हम लोग जानते हैं एक रिलेशन। उसके बाद जो रिलेशन है आपका वो क्या है? माध्यिकाओं के साथ रिलेशन है, और वो क्या है कि py² प्लस py² प्लस rx² इक्वल टू 5/4 इंटू xy² भी हम लोग कहते हैं। या फिर ये वाला जो माध्यिका होता है, इस माध्यिका को भी लेते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, उसके स्क्वायर को भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही होता है आपका। तो इस हिसाब से देखें तो 4 इंटू rx प्लस py² बराबर 5pr², तो वो भी हो जाएगा आपका। तो rx² प्लस py² बराबर कह रहा है 5xy², ये तो नहीं होता है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। 5/4 हम लोग यहां पे PR लेते हैं, 5/4 PR होता है। यहां क्या होता है आपका? 5/4 PR², ठीक है। अब PR के बदले हम लोग 2xy रख देंगे तो पहला वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे ढंग से, ये वाला कि 5/4 PR², ये भी सही है, ये भी सही है आपका, है ना, ये सही है, ये भी सही है। इसको देखेंगे ढंग से तो ये भी डेवलप कर सकते हैं आप आसानी से। आप इसके फॉर्म में ये भी डेवलप कर सकते हैं कि py² rx², तो 5x, है ना, PR के बदले क्या लिखेंगे? 2xy, तो ये हो जाएगा 5xy²। इसको दो पार्ट में लिखिए, 4xy² प्लस xy², यानी एक हो जाएगा आपका PR² प्लस xy², ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, तो ये भी सही है आपका, है ना। केवल कौन गलत दिख रहा है अभी फिलहाल? ये वाला जो D नंबर ऑप्शन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि डिग्री ही बदल गया है इसका, तो ये कभी नहीं होगा आपका। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण किस पे कटते हैं? दिए गए हैं AOC BOD, तो AB अगर 16 है तो DC का मान क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है।
एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ठीक है। ये कहां कटता है, देखिए आपका ओ पर कट रहा है। तो आपको वैल्यू किसका किसका दिया गया है देख लीजिए आप। कहता है कि AC तथा BD O पर कटता है यदि AOOC 1:2 है, AOOC, और BO और OD भी वही है आपका। ये दोनों रेशियो आपको 1:2 और 1:2 का ही दिया हुआ है। तो कहता है अगर AB 16 है तो बताइए कि आपका DC का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुपात क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया आपका, है ना। AO जो है वो क्या हो गया, उसी के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 है आपका, किसके कौन पैरेलल है देखिए तो AC तथा BD काट रहा है ना, AC तथा BD अगर कर देते हैं ऐसे हम लोग BD, तो AB, चलिए कोई बात नहीं है, सोलह ही हो जाना चाहिए आपका। अच्छा, समरूपता से हो जाना चाहिए 1:2 और BO भी 1:2 का ही है, ठीक है, 1:2 का ही है। तो ये तो पता चलता है कि ये जब समान अनुपात में है तो क्या होना चाहिए, ट्रिपेजियम होना जरूरी है आपका, है ना, समलंब बन जाएगा आपका ये। तो समलंब में क्या होता है कि ये रेशियो भी सेम ही होता है, ये जो भुजा होता है वो भी इसी अनुपात में होता है। यानी कि अगर ये 1:2 का है तो इसके साथ रेशियो, तो इसका रेशियो भी कितना होगा आपका, बराबर ही होगा, यानी 16 दूना 32 आप कह सकते हो कि रेशियो जो होगा वो 32 का होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक ट्रिपेजियम बनेगा आपका। एक समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान अनुपात में बांट देते हैं, एक दूसरे को समान अनुपात में बांट देते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 62, चलिए अगला सवाल देखिए। अब ये तो काफी बेसिक है कि एक A का पावर n प्लस B का पावर n, और दोनों कैसा है, विषम है, यहां भी दोनों विषम है। तो ये हमेशा किससे कटता है, A प्लस B से। दोनों किससे कटेगा, 127 प्लस 97 से दोनों कटेगा, यानी किससे कटेगा, दोनों को जोड़िए, 7 7 14 का 4, 12 9 21 1 22, यानी 224 से दोनों पूरा पूरा कटेगा। कि AB बराबर AC से गुजरता हुआ एक वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है। AB जो है वो AC के बराबर है। तो कहता है कि B से गुजरता हुआ एक वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है और AB को P पर काटता है। इस तरह से इसको P पर काटता है, AC को D पर स्पर्श करता है। तो बताइए अगर D AC का मध्य बिंदु है तो कौन सा सही होगा। तो आप जानते हो कि हमारा जो प्रमेय है वो क्या कहता है कि AP इंटू PB बराबर AD स्क्वायर। क्या कहता है हमारा प्रमेय, स्पर्शक से संबंधित प्रमेय कहता है कि AP इंटू AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कहेंगे हम लोग AD स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब तो आप जान रहे हो कि हमारा AC और AB तो दोनों बराबर है, पहले कह दिया गया AB और AC दोनों बराबर है, यानी हमारा जो AD होगा वो तो क्या है, AC का आधा है। हम कह सकते हैं AB का भी आधा होगा, उसका स्क्वायर करिए, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा आपका। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए अब AD के बदले हमने क्या लिखा, AB का आधा। तो AB कटेगा तो AB बराबर आपको क्या दिख रहा है, हम लोग 4AP, AB का मान क्या दिख रहा है आपको, 4AP के बराबर दिख रहा है। चलिए, एक त्रिभुज का 2 कोण रेडियन में दिया गया है, इसका तीसरा कोण डिग्री में कितना होगा।
तो आप जानते हो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर रेडियन में होता है तो उसका डिग्री का वैल्यू कितना होता है, थीटा इंटू 180/पाई होता है। ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें किससे गुना कर देना है, 180/पाई से गुना कर देना है, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है। तो अब आपको पता है कि एक 2 रेडियन है, एक 1/2 है, तो उसका तीसरा कोण डिग्री में क्या होगा। तो आपको केवल करना क्या है कि तीसरा कोण रेडियन में निकाल लीजिए। तो पाई का मान ले लीजिए 22/7 और माइनस 180 होता है ना वैल्यू मिला के, कि 2 और 1/2, 2 प्लस 1/2 घटाएंगे आप तो 22/7, 2 दूना 4, 1 5/2 घटाइएगा तो 7 दूना 14, तो 7 2 तो 22 दूना 44, 7 5 35, यानी 9/14 इतना रेडियन। अब इसको कहां बदलना है आपको, डिग्री में। तो किससे बदलिएगा, तो 9/14 गुना 180/पाई 22/7, है ना। इस तरह से आसानी से आप बदल सकते हो। तो इसको कहाँ आ गया, डिग्री में। तो 7 से 2 बार में कट जाएगा ये, उसके बाद 2 बार 2 से काटिए ये 90 बार में, 2 से 11/45, है ना। उसके बाद आप आसानी से इसको बनाइए, देखिए कितना आता है। आपने करना क्या था इसमें, अरे हाँ 180/पाई से डिग्री में बदलना है ना आपको, तो डिग्री में बदलना है तो यही करना होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। टी कहां जाएगा, चलिए अगर हम लोग गुना करते हैं इसको, 9 5 45 का 5 और 9 चौका 36, 4 40, तो 11 3 33, 7 11 3 33, तो बचा 7 75, 11 छक्के 66, तो 9/11 ये आना चाहिए आपको। 36 यहाँ पे 11 होगा तब ये होगा। इसका अधिकतम मान क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +√A² B², तो 24² + 7² यानी 25। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। पूरे के पूरे पृथ्वी पे आपको अनुपात दिया गया है 1:2। तो मान लो कि टोटल जो है वो 30 का है ना। थल मतलब भूमि, थल और पानी का आपको अनुपात दिया गया है 1:2। तो आप मान लीजिए कि टोटल जो है आपका मिला करके वो 30 यूनिट है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 30 का है। क्यों, तो ये 1 और 2 का मल्टीपल है 3 का, इसीलिए। अब देखिए कि अगर 30 टोटल है तो थल कितना होगा 10 और पानी कितना होगा तो 20 होगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब आगे की कहानी है कि इसमें गोलार्ध का बात हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। 2 गोलार्ध में बांट दीजिए इसको। ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ, ठीक। तो प्रश्न क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 का है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी टोटल कितना होगा 15 और निचले में भी कितना होगा 15 ही होगा। तो कहता है ऊपर ये अनुपात 2:3 का है, यानी बांटिए 15 को, 3 2 5, ये 15, यानी ये 6 और ये 9, यानी थल 6 है तो पानी 9 है। अब टोटल कितना होना है, थल 10, 6 उधर हो गया तो 4 इधर लीजिए, और 15 करवाना है कि नहीं करवाना है, तो 11 ले लीजिए, यानी क्या अनुपात हो जाएगा 4:11। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है आपका, है ना। यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, आई थिंक 1 होना चाहिए था, या 4 होना चाहिए था। ये कितना होना चाहिए आपका, यहाँ 4 करिएगा, 4, और 4 करेंगे तब जाके आप उसमें से 4 कॉमन निकालिएगा, है ना। दोनों में क्या करेंगे 4 कॉमन निकाल लेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे, तो आसानी से आपका ये
बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख पाते हो कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है, x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x। तो ये जो 4 है इसको इधर भेज दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। जब sec थीटा बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 4, एक बार sec थीटा बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 4। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 4 तो 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, और ऊपर 1 आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे 4 चौका 16, यानी 1/2 इसका आंसर आना चाहिए। देख लीजिएगा 69 का आंसर 1/2 है या नहीं है। अब ये कहता है कि ए, बी और सी ने इतना इतना लगा के व्यापार शुरू किया, और व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए ए को 25% का क्या दिया जाता है, तो कहता है कि पहले ही दे दिया जाता है उसके 25% ले जाओ, शेष लाभ को एबीसी में उनके पूंजी के निवेश में बांट देते हैं। जरा देखा जाए पूंजी का निवेश क्या है उनका, किनका, ए, बी और सी का। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 3 से कट रहा है, 4 5 और 6, तो पहले ही ए को कितना मिल गया, टोटल का 25। तो जो रिमेनिंग बचा है, ये जो बटेगा वो कितना बचा आपका, 5 4 9 6 15 बराबर में 75, 25 तो आ गया। तो 75 में ए का अनुपात अगर 5 है तो ए को और कितना मिलेगा, 20, बी को 25 और सी को कितना मिलेगा, 30 परसेंटेज में। अब सवाल कहता है कि यदि वर्ष के अंत में ए, बी और सी को मिलने वाली राशि 1000 कम है, किससे, ए को बी और सी से मिलने वाली राशि, ए को बी और सी से कितना कम मिलता है, 1000। तो इन दोनों को जोड़िए तो ये 55 हो रहा है, और ये जोड़िए ए का हिस्सा 45 हो रहा है, यानी ये 10% कम है। तो आपको उस टोटल लाभ का 10% पता है कि 1000 है, इसीलिए हम कहेंगे टोटल लाभ यानी 100 क्या होगा, ये टोटल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10,000 रुपया जो होगा वो आपका इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। किसी धनराशि को 24 गरीब में बांटा जाता है, यदि 4 गरीब अनुपस्थित होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। यानी कि अगर मान लीजिए x रुपीस था तो 24, 4 गरीब अगर नहीं आते मतलब 20 आते, और अगर 24 आते तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। तो अगर हम 100 को 120 मान लेते हैं, ये कितने का 120, तो 20 पचे 120, 24 20 पचे 20 छक्के 120, यानी x का मान कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो 20 छक्के और 24 पचे, धनराशि कितनी की होगी, 120 की हो जाएगी। जो धनराशि है वो कितनी की होगी, 120 की। अब ये कहता है किसी दूरी को तय करने के लिए P एवं Q चालों का अनुपात 5:6